नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं एक बार पुनः आपके सामने एक लॉन्ग वीडियो लेकर आ गया हूं। कक्षा 10 का बहुत ही शानदार सा चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और लगभग आपको ये मान लो 6 से 8 नंबर देकर जाएगा। आज मैंने क्वेश्चंस की एक नई सीरीज शुरू की है आपके कक्षा 10 के लिए। मैं इसमें आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हमारे पास कक्षा 10 में हैं उन सब के बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने छांटकर उन प्रश्नों को अलग निकाल लिया है और उस कलेक्शन को मैं आपको समझाऊंगा कि आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है कक्षा 10 का, उसमें जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो अब थोड़ा चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है? 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 नंबर का लिखित वाला पार्ट रहता है और 30 नंबर जो स्कूल के हाथ में होते हैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वाले। तो इसका मतलब जो आपका पेपर है वो मेन 70 नंबर का है और उन 70 नंबर में से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव भैया जिसे आप OMR शीट में गोला करेंगे, वो आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने उसे सही से अटेम्प्ट कर लिया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप तब समझेंगे जब आप इसकी थ्योरी को ध्यान से समझ लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गणित पढ़ रहे हैं और गणित की वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने का तब बहुत ज्यादा फायदा है जब आपके हाथ में कॉपी और पेंसिल होगी, यानी कि पेन लेकर बैठे कॉपी के साथ, ताकि जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसे नोट करते चलिए। क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो को देखने के बाद उसे लिखेंगे नहीं और दोबारा कोशिश करेंगे उस चीज को करने की तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर आ जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथमेटिक्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक्चुअल में क्या होता है, इसे हम संख्याओं की खिचड़ी कह सकते हैं। इस तरह हम खाने में खिचड़ी खाते हैं ना, सब कुछ मिला फिला के, इसी तरह जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्याओं की एक खिचड़ी होती है। क्योंकि ये बहुत सारी संख्याओं का एक कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को जब हम एक जगह पर रख देते हैं तो वो बनती है वास्तविक संख्याएं। अब वो उस कलेक्शन में क्या क्या आता है, चलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैंने एक अलग से वीडियो और लॉन्ग वाली वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन चलिए आपकी नॉलेज के लिए दोबारा बता देता हूं। हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, वो हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, वो हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के, सम संख्याएं इवन नंबर्स, विषम संख्याएं ओड नंबर्स, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर। इन सब संख्याओं का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को यानी कि उस खिचड़ी को ही हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। लेकिन उन सब चीजों को आप पहले से ध्यान से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको उन संख्याओं को बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ाता हूं जिनका हम इन क्वेश्चंस में प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा पहला पॉइंट रहेगा इसमें भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं दोस्तों जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड होती है, यानी कि विभाजित होती है। चाहे वो कम से कम एक ही संख्या से क्यों ना हो रही हो, एक से ज्यादा से भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक संख्या से अपने और एक के अलावा जरूर डिवाइड होंगी। ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले संख्याओं को यहाँ पर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 16 चलता रहेगा काम। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या परिभाषा बताई, ऐसे नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी और से भी डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो आप ध्यान से देखेंगे 4, क्योंकि 2 अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, 3 किसी और से डिवाइड नहीं होता, 4 है, फिर हमारा 6 है, फिर हमारा 8 है, फिर हमारा 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है। तो उसका मतलब आप बहुत आराम से इन संख्याओं के समूह में से उन संख्याओं को निकाल सकते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होती है, बहुत इजीली निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो मैंने आपके सामने पूर्ण संख्याओं का एक कलेक्शन रखा है, इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। इनमें से जो 0 और 1 है वो आपकी भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन से बाहर है पहले ही। यानी कि अगर आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं के
चीजों संख्याओं को देखना चाह रहे हैं तो आप उनकी शुरुआत 2 से करेंगे, ना कि 0 और 1 से। तो 0 और 1 भाज्य और अभाज्य की परिभाषा से बाहर है, उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अभाज्य संख्या पर। देखिए नाम से ही पता लग रहा है भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या जस्ट अपोजिट है भाज्य संख्या के। भाज्य संख्या को हम बता रहे थे वो संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से भी डिवाइड होती हैं, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे आपके पास 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 5 बचा, 7, 11 और इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसी संख्याओं के कलेक्शन को हम कहेंगे अभाज्य संख्याओं का कलेक्शन, यानी कि प्राइम नंबर्स। याद रखना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझते चलना। इसके बाद हमारे पास आएगा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। Q 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, पॉइंट का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे नंबर को हम कहेंगे परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। नाम से ही पता लग रहा है कि जस्ट अपोजिट है, वो परिमेय और ये अपरिमेय। तो उसकी परिभाषा को ही उलट देते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इररेशनल नंबर। लेकिन इररेशनल नंबर को आप इस परिभाषा से ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी जटिल सी परिभाषा है। तो हम संख्याओं को उनकी पहचान करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है। अपरिमेय संख्या की सिंपल सी पहचान है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो संख्या रूट के अंदर से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पा रही है। आपको पता है कि जब वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी रहती है, आप उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद उसके पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अगर कोई नंबर रूट के अंदर बचा है, बाहर चाहे कोई भी संख्या हो उसके, अगर अंदर रूट के कोई संख्या बची है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। पहली पहचान, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 10√2, तो ये संख्या भी अपरिमेय है, क्योंकि रूट के अंदर से 2 को आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। 10 तो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 को आप कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। पहली पहचान करने का तरीका। दूसरा, ऐसे नंबर, एक टाइप का नंबर ये लिखा मैंने, एक ही लिख दिया आपके सामने, 2 नंबर लिखे हैं, दोनों अशांत हैं, अशांत दशमलव भिन्न हैं, यानी कि दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। दोनों में जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए अब तो सोन चल रहा है काम, आगे पता नहीं कहां तक ये नंबर चलेगा, यानी कि दोनों अशांत हो गए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर आपको क्या नजर आ रहा है? आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो पहले वाला नंबर ऊपर लिखा है उसमें जो हमारे डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। बस यही अंतर है और यही पहचान है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर की, क्योंकि जो अंक रिपीट होते हैं वो एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। वो अशांत भी होंगे और उसमें अंकों की कोई पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। ऐसे अंकों को हम, यानी कि ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या है? वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत तो है लेकिन उसमें रिपीट हो रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए वो संख्या परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय की पहचान कर सकते हैं इजीली। बहुत ही ध्यान से समझते चलना है। एक पॉइंट और समझाता हूं आपको, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य युग्म। सह अभाज्य युग्म को
प्राइम पेयर्स, को प्राइम, यानी कि ये एक युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि इसकी पहचान होती है जोड़े से। इसमें हमेशा आपको दो नंबर यानी कि दो संख्याएं मिलेंगी, उनकी आपको पहचान करनी है कि ये जो जोड़ा आपके सामने दिया गया है ये सह अभाज्य है या नहीं है। अब बात है सह अभाज्य होता क्या है, उसकी पहचान क्या होगी। इसमें आपको दो संख्याओं का एक पेयर मिलेगा, जैसे मैंने लिख दिया 6 और 25, यहाँ लिख दिया 9 9 9 9 9 9 और 24। दो पेयर मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर के अंदर जो संख्याएं आपको दी गई हैं आप इसके फैक्टर करेंगे। जैसे 3 के फैक्टर होंगे 6 के, सॉरी 3 इंटू 2 25 यानी कि 25 के होंगे 5 इंटू 5। तो आपको क्या देखना है, फैक्टर करने के बाद आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। जो फैक्टर आपने किए हैं, फैक्टर करने के बाद दोनों में ये चेक कीजिए कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो वो सह अभाज्य युग्म नहीं है। अगर उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर फैक्टर करने के बाद कॉमन नहीं है, तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं सह अभाज्य युग्म। जैसे दूसरा है 3 3 9 लिखेंगे आप इसे, और इसे लिख लेंगे आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कॉमन है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, यानी कि कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये सह अभाज्य युग्म नहीं है। यानी कि युग्म क्या होता है, सह अभाज्य, जिसमें कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए यहां पर सोचने की बात ये होगी, आप सोचेंगे कि 25 और 6 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, और जबकि परिभाषा में आ रहा है सह अभाज्य, तो उस चीज को भूल जाओ। यहां पर भाज्य और अभाज्य वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। ये एक पेयर है, इस पेयर को बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये पेयर में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऐसा युग्म नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सह अभाज्य युग्म है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी परिभाषा थी। चलिए अब चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज पर। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं, और लिखने के बाद अब हम ये करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, शानदार तरीके से समझते समझते करेंगे। पहला सवाल, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या था, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती है। पहली बात, जैसे मैंने लिख दिया है, और आपको मैंने शुरू में बता दिया कि 0 और 1 का भाज्य और अभाज्य से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से संख्या आप लिख लेंगे। तो सवाल हमारा क्या है, दी गई संख्याओं में जो आपके सामने संख्या दी गई 0 1 2 8, तो उसका मतलब 0 और 1 तो पहले ही कट होगा, क्योंकि ये 0 और 1 तो भाज्य और अभाज्य में आता ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। बचा आपके पास 2 और 8, 8 जो है वो 4 से और 2 से कटता है, ये भी खत्म। इसका मतलब 2 बचा आपके पास, जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। और 2 के बारे में एक चीज और देख लो, जो 2 होता है वो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ एक सम संख्या भी होती है। यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और साथ ही साथ अभाज्य भी होती है। इसके अलावा पूरे संख्याओं के कलेक्शन में आपको कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो सम होने के साथ साथ अभाज्य हो। तो एकमात्र ऐसी संख्या क्या है, वो है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। पहला सवाल आपका डन डनाडन। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपके सामने कलेक्शन दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बता भी दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, 2। ये भी डनाडन डन। जब एक बार आप परिभाषा को यानी कि कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो प्रश्न तो कैसे भी घुमा फिरा के देता, आप उसे कर ही लेंगे। एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, अभी आपको बताया था मैंने वीडियो में, जब भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में बताया जा रहा था कि 0 और 1 भाज्य और अभाज्य से दूर दूर है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, खत्म। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, देखो छोटी होगी, सम होगी, अभाज्य भी होगी, है ना, बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो इसे उत्तर को देखते हैं। सम है, इसका मतलब ये 3 तो खत्म, क्योंकि 3 तो विषम है, ये तो आपके उत्तर मारने का ही नहीं, खत्म होगा। अभाज्य, 4 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य
नहीं है, खत्म, क्योंकि ये तो भाज्य है। 6 भी आपका भाज्य है, तो बचा क्या आपका 2। अभी मैंने आपको वैसे शुरू में बता दिया था कि 2 जो है वो छोटी अभाज्य होने के साथ, संख्या होने के साथ साथ एक सम संख्या भी है। तो वही कंसेप्ट यहां पर लगा है इस सवाल में। ठीक है दोस्तों, सब वही सवाल है, घुमा फिरा कर इधर उधर। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, वहां पूछी थी अभाज्य, यहां पूछ लिया आपको भाज्य संख्या। वो सम भी होगी और भाज्य भी होगी। अब यहां इस सवाल में आप गलती कर सकते हैं, जहां तक मेरा मानना, आप गलती करोगे 100%। आप 2 का आंसर को लगाओगे, जबकि 2 का आंसर गलत है। ये सम तो है लेकिन ये भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 हमारे सेट से खत्म। 4 सम तो है लेकिन हाँ भाज्य भी, सॉरी देखिए, सम भी है और भाज्य भी है, क्योंकि 4 2 से कटता है और सम भी है। इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसने सबसे छोटी पूछी है। वैसे 6 और 8 भी सम है और भाज्य भी, लेकिन भैया उसने क्या पूछा था, सबसे छोटी, तो उसका मतलब आंसर हो जाएगा 4। डन, डन एंड डन। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, इसे ध्यान से देखना, विषम भी है और भाज्य भी है। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, विषम और भाज्य, ये विषम भी है और भाज्य भी है और छोटी भी सबसे है। तो विषम संख्या देखते हैं इसमें कौन सी है। 5 विषम है, 5 विषम है, लेकिन 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 किसी से कटती ही नहीं है, ये आपके कलेक्शन से बाहर। 6 तो सम संख्या है और हमें चाहिए विषम, ये भी खत्म। 9, चलो 9 के बाद 4 को देख लो, पहले 4 भी खत्म है, क्योंकि 4 विषम संख्या है ही नहीं, तो भाज्य और अभाज्य का तो मतलब ही नहीं है। बचा आपके पास 9 की बात करते हैं। देखिए 9 आया हमारे उत्तर में। 9 विषम है और भाज्य भी है। 9 से पहले कोई भी ऐसा संख्या आपके पास नहीं होगा जो विषम भी हो और भाज्य भी हो, विषम भी हो और भाज्य भी हो। आपके दिमाग में नंबर आ रहा होगा जरूर 6, 101% सोच रहा हूं आपके दिमाग में 6 आ रहा होगा, लेकिन 6 जो है वो विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है। वो भाज्य जरूर है लेकिन विषम। ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। तो वो संख्या आपके पास क्या होगी मेरे दोस्तों, 9 होगी, 9। डन, ये भी डना डन। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अभी देखिए हमने 9 थी, चलिए जी लिख लेते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, चलो यहां लिख लेते हैं पहले, 2 3 4 5, इनमें से क्लियर हो जाएगा। वैसे देखिए 9 का तो क्लियर हो गया, अभी हमने देखा ही ऊपर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9, चलिए तो निकल गया। फिर सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम होगी और अभाज्य, तो 3 है वो संख्या क्या है, 3, मिल गया आराम से। अब आगे देखो क्या पूछा इसने क्या पूछा है, इनका में से और ले से निकालना आपको, दोनों संख्या होगा। चलिए अब बात करते हैं में से और ले से की। वैसे ये कंसेप्ट जो है में से और ले से का, आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। में से और ले से 2 संख्याओं का कम से कम निकलता है, क्योंकि एक संख्या को तो में से ले से निकलेगा नहीं, कम से कम 2 से ज्यादा तो कितनी भी संख्या है उनका आप में से और ले से निकाल पाएंगे। चलिए सबसे पहले में से को समझ लेते हैं इजी वे में। में से क्या होता है, में से एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगी। जैसे 9 और 3 है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो 9 को और 3 को दोनों को डिवाइड करेगी और सबसे बड़ी हो, यानी कि उससे बड़ी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वो संख्या मेरे दोस्तों है 3। 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। यानी कि कहने का मतलब होता है जो HCF होता है, यानी कि में से होता है, वो हमेशा दी हुई संख्याओं से छोटा या उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। इसमें सबसे छोटी संख्या 3 थी, तो मैक्सिमम वो 3 ही आ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं आएगा। सुनने में लगता है हम क्या बोल रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें काटेगी। आप सोचोगे बड़ी से बड़ी क्यों नहीं आई, बड़ी से बड़ी ही आई है वो संख्या, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी संख्या होगी ही नहीं जो इन दोनों को कैंसिल करेगी। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं में से। तो 9 का और 3 का में से हो गया 3। अब हमसे पूछा है ले से। ले से वो छोटी से छोटी संख्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से डिवाइड होगी, वो संख्या खुद इनसे डिवाइड होगी, इसका मतलब वो इनसे बड़ी होगी।
भाई जब वो संख्या इनसे डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब वो संख्या इनसे बड़ी होगी, और जिससे ये खुद डिवाइड हो रहे हैं वो इनसे छोटी होगी, या ज्यादा से ज्यादा सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9, सॉरी छोटी से छोटी संख्या होगी 9, जो इनसे डिवाइड, 9 से 9 कटेगा, 3 या 9 कट जाएगा। तो ये था लेसे और मैसे का कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, बहुत ध्यान से समझते चलना है। सह अभाज्य पूर्णांक, ये मैं आपको बता ही चुका। सह अभाज्य पूर्णांकों का युग्म, यानी कि एक ऐसा जोड़ा जिसमें दी गई संख्याओं के अगर आप फैक्टर करेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऐसे युग्म को हम कहेंगे सह अभाज्य पूर्णांकों का युग्म। क्लियर है? अपरिमेय संख्या की पहचान मैं आपको बता ही चुका हूं। 2 टाइप की संख्या होती है, जहां रूट वाली संख्या आ सकती है या डेसिमल वाले नंबर आ सकते हैं। उनकी पहचान आप परिमेय और अपरिमेय में कैसे करेंगे। बस एक सवाल ध्यान रखना है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सवाल में आपसे पूछ सकता है संख्याएं देने के बाद, संख्याएं देने के बाद वो पूछेगा कि इनमें से छांट के बताओ कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। नहीं है, नहीं है, ध्यान से सुनना सवाल को। संख्याएं देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए इन संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। आप सवाल को गलत पढ़ सकते हैं, तो इसलिए सवाल को पहले बहुत ध्यान से समझना और समझ के देखना कि उसने पूछा क्या। उसने पूछा कि नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये वाली संख्या जो होती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, ऐसे अशांत नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप पहचान कर लेंगे इसी वे में। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसे समझ लीजिए ध्यान से। कम से कम एक सवाल तो क्या तो ऑब्जेक्टिव में मानो, या ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो डेस्क्रिप्टिव में आएगा। अभाज्य गुणनखंड, आपको एक संख्या दे दी जाएगी, वो कहेगा कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य नाम से पता लग रहा है कि जब आप उसके गुणनखंड करेंगे तो उसमें संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या जो किसी और से ना कटे, तभी तो उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं भाई, 196 लेते हैं। आपको उसके अभाज्य गुणनखंड करने, यानी कि इसे सिर्फ अभाज्य संख्या से ही काटना। 2 से कटेगी, 2 निम 18, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 निम 18, 7 सत्ते 49 और 7 इकन 7। तो आपके 196 के जो प्राइम फैक्टर हुए हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, वो कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे, पहले फैक्टर के रूप में फिर घात के रूप में। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी वे में संख्या आपको दे दी जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, बस कंफ्यूज्ड नहीं होना है। जो भी सवाल में आपसे पूछा गया है उसी चीज को ध्यान से समझ के देखो। उसमें क्या पूछा था इसने, 256 के अभाज्य गुणनखंडों की घात बतानी है। तो मैंने 256 की जगह संख्या ले ली 196, तो पहले आपने उसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड आपके सामने लिखे, फिर आपने उसे घात में बदल दिया। तो अगर वो आपसे इसकी घात पूछेगा तो उसकी घात है मेरे भाई 4, 2 यहां से 2 यहां से 4 हो जाएगी। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस घात पूछिए तो घात बताइए, उसके प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी घात बतानी है। कई बार ऐसा सवाल हो जाता है कंफ्यूजन वाला, देखिए कंफ्यूजन वाला सवाल हो जाएगा, जैसे 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 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 2 की घात, सॉरी 2 कह रहा हूं, 2 तो आ गया, 5 की घात आ गई 1। कई बार आप यहाँ घात 1 लिखते नहीं है क्योंकि वो 5 है, अकेला है तो 5 ही लिख देंगे, और आपसे घात पूछा आप 4 और 3 7 बता देंगे। कई बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं तो घात को चाहे वो 1 है 1 ही उसके ऊपर लिखो। तो जब आपसे घात पूछेगा तो घात यहाँ हो जाएगी मेरे भाई 4, 3 7 और 1 8। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड करके उसके घात को बहुत इजीली बता पाएंगे। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, आपके काम को और आसान करते हैं। एक और सवाल आ गया है, बहुत ही शानदार सवाल है। 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। हमारे पास 6 घंटियां हैं, वो 6 घंटियां स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ बजती हैं, एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं, लेकिन उन सबका बजने का अंतराल अलग अलग है। पहली घंटी 2-2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घंटी 4-4 मिनट, फिर 6-6 मिनट वाली, फिर 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। तो सबका टाइम अलग अलग है। तो उसने आपसे पूछा कि कितने समय बाद ये घंटियां दोबारा एक साथ बजेगी।
वो समय आपको बताना है जिस समय में ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो उस टाइम को यहां पर नोट कर लेते हैं। आपको वो समय बताना है कि जिस समय पर ये घंटियां एक साथ बजेंगी। इसका मतलब आपको वो संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी जो इन सब से डिवाइड होगी। इन सब से डिवाइड होगी, वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो इन सब से डिवाइड होगी। मैंने आपको पहले बताया था, जब वो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको ले से निकालना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो में से निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ी से बड़ी संख्या में से, छोटी से छोटी संख्या ले से। तो आपसे पूछा गया है कि वो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन सब से डिवाइड होगी। चलिए, पहली बात तो क्लियर। इसका मतलब आपको ले से निकालना है। ले से आप इजीली निकाल लेंगे, बहुत इजी वे होता है ले से निकालने का, आप पुरानी कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन इतना समय वेस्ट ना करके हम ऐसे ही डायरेक्ट ढूंढेंगे वो संख्या जो इन सब से डिवाइड यानी कि कैंसिल होगी। संख्याओं को ध्यान से देख लीजिए। देख लिया? दर्शन कीजिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें एक संख्या 10 आ रही है। इसका मतलब जो संख्या हम ढूंढना चाह रहे हैं वो संख्या 10 से कटेगी, और 10 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या का कम से कम इकाई अंक 0 हो। अगर इकाई अंक 0 नहीं होगा तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। मान लीजिए 125 है, 10 से नहीं कटेगा। 120 है, 10 से कटेगा। 1200 है, ये भी 10 से कटेगा। भले ही 2 जीरो है लेकिन कम से कम 1 जीरो तो आपको चाहिए। 10 है, 10 से कटेगा। 50 है, 10 से कटेगा। इसका मतलब साफ है, हमें जो संख्या ढूंढना चाह रहे हैं उसका आखिरी अंक 0 होगा। ये तो बात क्लियर है। अब ढूंढते हैं वो संख्या। 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 तो 12 से नहीं कटेगा। 20 भी नहीं हो सकता, 8 से नहीं कटेगा। 30, चलिए लिख लेता हूं मैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 100, इस तरीके से संख्या 0 वाली, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं में से कोई संख्या है। 10 नहीं है, 20 भी नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कटता। 30 भी 8 से नहीं कटेगा। 40 12 से नहीं कटेगा। 50 6 से नहीं कटेगा। 60 8 से नहीं कटेगा। 70 8 से नहीं कटेगा। 80 6 से नहीं कटेगा। 90 8 से नहीं कटेगा। 100 भी 8 से नहीं कटेगा। 110 भी 8 से नहीं कटेगा। 120, लो जी मिल गया। वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर मिला है हमें इनमें 120। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन सबसे छोटा नंबर हमें 120 मिला है, जो 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 सबसे कटेगा। 2 से कटेगा 60, 4 से 30, 6 से 20, 8 से 8 × 8, 8 चौक 8 45 15, 10 से 12, 12 से 10। तो उसका मतलब वो संख्या क्या है? 120। इसका मतलब 120 मिनट बाद यानी कि 2 घंटे बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी, अगर वो इतने अंतराल पर बज रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा 120 मिनट। अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप 120 मिनट पे टिक करेंगे, या 2 घंटे भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मैसे और लैसे के सवाल को इजीली कर पाएंगे। एक पॉइंट हो रहा है, उसे भी समझ लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, लैस और मैसे में एक संबंध होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैसे गुना लैसे। देखो दोस्तों, ये वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई है। कभी आप सोचो कि मैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इसका उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना। हमारे पास यहाँ 4 चीजें, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मैसे और लैसे। 3 चीज आपको दी जाएगी, चौथी चीज वो आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा अब ये समझना है। हमारे पास एक सवाल है, सवाल ये है कि LCM 77 और 99 का है 693। तो आपको HCF निकालना है 77 और 99 का, ये आपको फाइंड करना है। सवाल आपको ये दिया गया है कि 2 संख्याएं 77 और 99। देखो जो ब्रैकेट के अंदर संख्या आपकी संख्याएं हैं और इनका LCM ये है, और आपको इन्हीं दोनों का HCF फाइंड करना है। तो आप ऊपर के फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे बहुत इजीली। में से आपको निकालना, तो में से इधर ले लेते हैं। में से गुना ले से कितना है आपका? 693 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहां से आपका में से यानी कि HCF निकल जाएगा 77 गुना 99 बटे 693।
11 से काट लेते हैं, 11 99, 11 66, 3 11 33, 9 7 63 और 7 से काटते हैं 11, तो आपका आंसर आ गया 11। एक सवाल कई बार इस फॉर्मूले के आधार पर जाता है। वैसे ये फॉर्मूला लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आ जाता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में मैंने कोशिश की है वैसे हर टाइप के सवाल को पकड़ने की और उसे बताने की, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें सब में मिलेंगे। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन पाए हैं। आप ध्यान से देखना वीडियो को, कम से कम 2 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में 28.5 यानी कि लगभग 29% नंबर आपको यहां से मिलेंगे। 100 में से 29 से 30% नंबर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव से मिलने हैं। तो मेरे भाई इस पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझ के, बहुत बारीकी से समझ के इन क्वेश्चंस को करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। ध्यान से सुना होगा तो उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने बीच में स्किप कर दिया होगा तो शायद वीडियो आपकी समझ में भी ना आए। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।